वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, पीएमसी सिलेबस के मुताबिक आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। और ये पीएमसी में जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं, तो इंशाल्लाह इसको एक एक को कवर करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है, चैप्टर यूनिट नंबर 10 है पीएमसी के सिलेबस में। स्टूडेंट्स, उसमें ये टॉपिक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का जो होगा वो होगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है, इस पे डिस्कशन करेंगे। फिर इंशाल्लाह इनमें से आएंगे इस चैप्टर में और हम इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड पे डिस्कशन करेंगे, यानी टाइप ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पर भी डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे आएंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम एटॉमिक साइज पर इंशाल्लाह हम तरतीब से जाएंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हम चलते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? देखो, बॉन्ड जो होता है जो दो चीज़ों को बाइंड रखता है। अब केमिकल का वर्ड है तो केमिकल मीन्स एलिमेंट्स, यानी एटम्स, यानी केमिकल्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर आपके सामने है कि केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर। जो दो एटम्स को टुगेदर रखता है तो उनको आप क्या बोलते हैं? उनको आप केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जब दो एटम को आपस में जुड़े रखता है तो इसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम केमिकल बॉन्ड का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है? तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के टू टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास? वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और सेकंड जो है वो है आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने इसके सामने लिखा हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है ये मजाजी बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? मजाजी बॉन्ड। यानी ये यहां पर कोई रियल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को एक दूसरे के साथ क्या करता है? बाइंड रखता है, ठीक है। और अगला जो है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये ट्रू केमिकल बॉन्ड है। इंशाल्लाह पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक हमारा जो डिस्कशन होगा वो किस पर होगा? हमारा डिस्कशन इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर होगा। अच्छा स्टूडेंट, याद रखिएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं। किस चीज को कंट्रोल करते हैं? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। और इंशाल्लाह इस पर हम लिक्विड के चैप्टर में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ट्रू केमिकल बॉन्ड है। ट्रू केमिकल बॉन्ड हम इसको कहते हैं, यानी ये रियल में एक केमिकल बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रांग भी होता है। तो अगर आपसे पूछे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, तो क्या स्ट्रांग होते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पर HCl है। HCl में यहाँ जो हमने बोल्ड लाइन से शो किया है, ये जो है ये कौन से हैं? ये आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर है। जबकि ये जो डॉटेड से हमने शो किया है बिटवीन द टू पोल्स, ये जो एक पोल है जिस पर पार्शियल नेगेटिव है और ये दूसरा पोल है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इन दो पोल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि मजाजी बॉन्ड होते हैं। जो कि क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जो कि मजाजी बॉन्ड होते हैं। और ये जो है ये आपके पास जो हम इसको बोल्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। स्टूडेंट, यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये पार्शियली नेगेटिव क्यों है और ये पार्शियली पॉजिटिव क्यों है? यानी इस पर मुकम्मल नेगेटिव क्यों नहीं है और इस पर मुकम्मल पॉजिटिव क्यों नहीं है? तो स्टूडेंट, यहां पर एक जो बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? कोवेलेंट। अच्छा, और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्लोरीन के करीब है, क्लोरीन की थोड़ी बहुत करीब है। तो इसी वजह से क्लोरीन पे आया है पार्शली। पार्शली का मतलब है थोड़ा सा नेगेटिव, और इस पर आया है पार्शली पॉजिटिव, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आया है, और हेंस इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये तो रियल बॉन्ड है, ट्रू बॉन्ड है। जबकि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और याद रखिएगा, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेंगे। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी से मेरा मतलब ये है कि ये बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करता है, मेल्टिंग पॉइंट को कंट्रोल करता है। तो दीज विल कंट्रोल द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हमारा जो डिस्कशन है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और ट्रू केमिकल बॉन्ड। तो अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, लेकिन यहां पर एक टेबल में आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। ये टेबल आप लोगों ने अपने साथ नोट करना है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे जो स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड है ना,
ना, वो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? कोवेलेंट, और उसके बाद क्या है? मेटालिक बॉन्ड है। ये आपके सामने इसके मॉडल्स लगे हुए हैं। यहां पर केटाइन और एनाइन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है, और इसको पर मोल जो एनर्जी चाहिए ना तोड़ने के लिए, वो कितनी है? 400 से लेकर 4000 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी चाहिए। अगर आप नीचे आ जाएं तो कोवेलेंट के लिए कितना चाहिए? कोवेलेंट के लिए 150 से लेकर 1100 तक चाहिए। अगर आप मेटालिक पर आ जाएं तो 75 से लेकर 1000 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए एक मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और इसके सामने ये एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपके पास ये जो तीन बॉन्ड है, ये जो तीन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और मेटालिक बॉन्ड है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर। ये इंटर नहीं है, ये क्या है आपके पास? इंट्रामॉलिक्यूलर। ये अपने साथ नोट कीजिएगा, शाबाश। ये क्या है? ये है इंट्रामॉलिक्यूलर। ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, और इन तीन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो सबसे स्ट्रांग है वो क्या है आपके पास? वो आपके पास आयनिक बॉन्ड है। सर आपने यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं की है, क्योंकि हमने आपको पीएमसी सिलेबस में दिखाया है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वंस फॉर्म्ड देन इट एक्ट एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको हमने कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही छुपाया हुआ है। इंशाल्लाह कोवेलेंट बॉन्ड के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन तीन जो मेन टाइप्स है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के, इनमें आयनिक बॉन्ड आता है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड आता है और मेटालिक, और इनमें जो सबसे स्ट्रांग है वो क्या है आपके पास? वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं। यहां पर मैंने लिखा है नॉन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये जो है आपके पास कितने तरह के हैं? तो याद रखिएगा, यहां पर आयन डायपोल हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, यहां पर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और साथ में क्या हो जाएगा? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक। ये इसका ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ वाइज, यानी हमने इसको स्ट्रेंथ वाइज आपके सामने लगाया हुआ है कि सबसे स्ट्रांग कौन सा है। तो सबसे स्ट्रांग जो होगा वो आयन डायपोल होगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इसके लिए पर मोल जो एनर्जी चाहिए, ये भी आपके सामने वैल्यूज गिवन है। तो आप ऐसे कर लें कि इन सब वैल्यू को एक मर्तबा देख लें, इनको सब वैल्यू को एक मर्तबा रीड करें, ताकि आपको कम से कम इतना आइडिया हो जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग कौन सा है और सबसे वीक कौन सा है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग कौन सा है और सबसे वीक कौन सा है। ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर एक और चीज नोट कीजिएगा, ये जो आयन डायपोल है और हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके अलावा बाकी जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इन सबको वंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है। इन सबको क्या कहा जाता है? इन सबको वंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, दीज ऑल आर नोन एज वंडरवाल फोर्सेस, और ये वीक फोर्सेस होते हैं, जबकि आयन डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड इन सबसे क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। सो ये टेबल आपको आना चाहिए, इस टेबल से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो चलो इस टेबल को अपने साथ नोट कीजिएगा और हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास है व्हाई अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एक केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? वो तो डिस्कशन हो गया कि इसके दो टाइप्स हैं। एक आपके पास क्या है? एक आपके पास इंट्रा है, दूसरा आपके पास क्या है? इंटर है। इंट्रा में कौन कौन है, इंटर में कौन कौन है, मैंने पूरा टेबल दिखाया है, उनको आप अपने साथ नोट कीजिएगा, और इसको आप जस्ट एक मर्तबा इसको देखें ताकि आपको स्ट्रांग और वीक का पता चल जाए। अब इसके बाद है व्हाई अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एक केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? एक केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? तो देयर आर टू रीजंस। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड को फॉर्मेशन के टू रीजंस हैं। देयर आर टू रीजन। ओके जी, आप वीडियो को देखते रहें, इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज में दरमियान में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन आगे लेकर जाएं तो फिर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अटेन करने के लिए ये एक एटम है, वो बॉन्ड क्यों बनाता है? फॉर एग्जांपल, ये एक सोडियम है, सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। क्यों बॉन्ड बनाता है? इसलिए बॉन्ड बनाएगा, सोडियम क्लोराइड इसलिए बनाएगा इन ऑर्डर टू अटेन अ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दैट इज स्टेबल। और स्टेबल किसका होता है? स्टेबल होता है नोबल गैसेस का। स्टेबल किसका होता है? नोबल गैसेस का। तो अगर एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो सबसे पहला एम इसका ये होता है, इन ऑर्डर टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इन ऑर्डर टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। और दूसरा है टू अटेन मिनिमम एनर्जी स्टेट, यानी मिनिमम एनर्जी स्टेट को अटेन करने के लिए आपके पास क्या होता है? मिनिमम एनर्जी स्टेट को अटेन करने के लिए एक केमिकल
केमिकल बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप जरा सा देखें, ये जो आपके पास Na है और साथ में क्या है, क्लोरीन है। देखते रहें, ये Na है, Na को हमने एनर्जी दिया, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी Na को हमने एनर्जी देके इससे क्या निकाल लिया है, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। इलेक्ट्रॉन जब इससे निकला तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्लोरीन हमें एनर्जी देगा, तो क्लोरीन हमें एनर्जी देगा। तो यहां सोडियम पर प्लस चार्ज आया, सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है, जबकि क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और करीब आएंगे, तो इस रिजल्ट इससे एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और जब बॉन्ड बनता है तो उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिलीज होती है 411 किलो जूल पर मोल। यानी ये इन ऑर्डर टू लोअर द एनर्जी, और जब एनर्जी लोअर होगी तो आपके पास क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। आपके पास क्या आएगी, स्टेबिलिटी। यानी यहां पर यह है टू अटेन द मिनिमम एनर्जी स्टेट, यानी सबसे कम एनर्जी स्टेट अटेन करने के लिए एक केमिकल बॉन्ड बनता है बिटवीन द टू एटम्स, यानी दो एटम के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, इसलिए बनता है ताकि वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। और कंपाउंड या मॉलिक्यूल की, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है हमारे पास, ये एक एटम है, उसका कोई एनर्जी स्टेट है, ये दूसरा एटम है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, किसी भी बॉन्ड के जरिए से आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो जब आपस में अट्रैक्शन होगी तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो एज ए रिजल्ट ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, एटम से ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी इससे क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एटम की जो एनर्जी थी वो क्या थी, हाई थी, यानी एटम की एनर्जी हाई है, जबकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, लोअर देन द एटम्स। तो जिसकी एनर्जी लोअर होती है वहां स्टेबिलिटी होती है। तो इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और स्टेबिलिटी कब आती है, जब एनर्जी स्टेट क्या होता है, लोअर होता है, जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। याद रखिएगा, हर एक चीज चाहता है कि वो किस चीज में रहे, स्टेबल रहे। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाएंगे तो इस रिजल्ट इनमें अट्रैक्शन आएगा। अट्रैक्शन के नतीजे में हमेशा के लिए एनर्जी रिलीज होती है। नोट कीजिएगा, केमिस्ट्री में जहां अट्रैक्शन होगा वहां एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, और जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी आएगी। एज ए रिजल्ट क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। और इसी वजह से एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर यहां पर तो अट्रैक्शन के अलावा यहां पर तो रिपल्शन भी होता है, रिपल्शन भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। तो यस डियर स्टूडेंट्स, यहां इस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन के अलावा रिपल्शन भी है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन। और जब अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो एज ए रिजल्ट एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो एज ए रिजल्ट क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। और जब स्टेबिलिटी आएगी तो स्टेबिलिटी के नतीजे में रिएक्टिविटी कम होगी, और जब रिएक्टिविटी कम होगी तो वो मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, और जो लोअर एनर्जी स्टेट में होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, ये एक चीज अपने साथ जरा सा नोट कीजिएगा कि स्टेबिलिटी जो है स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी, दुनिया में हर एक चीज को स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी जो है इसका इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, एनर्जी के साथ। यानी अगर एनर्जी लोअर है तो फिर अगर एनर्जी लोअर है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। और एनर्जी लोअर कब होगी, जब क्या बनेगा, जब एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो उसके नतीजे में एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो वहां स्टेबिलिटी आएगी। देयरफॉर अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसी वजह से एक केमिकल बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा, स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, एनर्जी के साथ। प्लीज इस रिलेशन को अपने नोट्स में नोट करें कि स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, एनर्जी के साथ। और स्टेबिलिटी का रिएक्टिविटी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। प्लीज इनको अपने साथ नोट करें, कहीं पर भी आपसे एमसीक्यूज वगैरह पूछा जा सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, आपने इसको देखा होगा। चलो जी,
आगे मूव करते हैं। टू अटेन द मिनिमम एनर्जी स्टेट, इस पर तो बात हो गई है। अभी हम बात करेंगे टू अटेन द नोबल गैस यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इंशाल्लाह इस पे हमारा क्या होगा, डिस्कशन होगा। तो चलो जी आगे मूव करते हैं। अच्छा, बॉन्ड के फॉर्मेशन का दूसरा रीजन है वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक नोबल गैसेज, यानी एक एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह हो जाए, नोबल गैसेस की तरह हो जाए और वो स्टेबल हो। सर कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की तरह है? तो इसके लिए आपने ऑक्टेट या डुप्लेट रूल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑक्टेट या डुप्लेट रूल पढ़ना है। यानी ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल, यानी 8 या 2 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में मौजूद हैं तो इनको आप क्या बोलेंगे? यहां पर आप बोलेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की तरह है और वो क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यानी अगर एक एटम टेंडेंसी रखता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर आप देखें नोबल गैस हीलियम, हीलियम की आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, वो चाहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह हो जाए? इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस हीलियम की तरह हो जाए। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस हीलियम की तरह होगा तो वो क्या होता है? वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास हीलियम है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास नियॉन है, नोबल गैसेस है, आपके पास आर्गन है, आपके पास क्रिप्टॉन है, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, दीज ऑल रेडॉन, दीज ऑल आर नोबल गैसेस। और इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। तो ये कुछ एलिमेंट हैं जो कि चाहते हैं कि उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो और वो भी क्या रहे? स्टेबल रहे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल रहे। अगर आप इनको देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो है NS2 और साथ में क्या हो जाएगा? NP6। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, इन सब का यही है, इन सब का यही है। तो अगर आप देखें तो इनके सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, ये सब चाहते हैं कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन इन नोबल गैस के आखिरी शेल में होते हैं और जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? स्टेबल होता है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? स्टेबल होता है। यहां पर ये जो नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, मैं एक्सेप्शनली बात करता हूं, मैं ये बात करता हूं कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये एक दूसरे के साथ तो कभी बॉन्ड बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो एक दूसरे के साथ तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, एक दूसरे के साथ तो कतई नहीं बनाएंगे और ये किसी और के साथ भी इतने आसानी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं। यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन है, आपके पास जीनान भी है, सॉरी मैं जीनान को भूल गया था। तो ये आपके पास बॉन्ड्स बनाएंगे, जीनान ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं लेकिन ऐसे आसानी से नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होता है। जहां स्टेबिलिटी होती है वहां एनर्जी लोअर होती है और जहां एनर्जी लोअर होती है वहां पर एक केमिकल बॉन्ड बनता है। तो एक केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की तरह हो जाए और दूसरी रीजन ये है कि उसमें अट्रैक्शन आके एनर्जी रिलीज होकर उसका लोअर एनर्जी स्टेट हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल पर हमने बात की है। ये कुछ एलिमेंट्स है जो कि वो डुप्लेट रूल की तरह यानी वो डुप्लेट करना चाहते हैं और कुछ जो है वो ऑक्टेट यानी अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं। इसको हम डुप्लेट या ऑक्टेट रूल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ये आपने अपने साथ नोट करना है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, और यहीं से एमसीक्यूज बनेगा, यहीं से एमसीक्यूज बनेगा। जहां लिमिटेशन होते हैं, जहां एक्सेप्शन होते हैं, वहीं से एमसीक्यूज आएगा। तो यहां आपने सोचना है। ठीक, फर्स्ट जो है वो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मैं आपको यहां बताता चला जाऊं। फॉर एग्जांपल आपके पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, आप इसको यहाँ देखिए, देखो एल्यूमिनियम ने यहाँ भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, यहाँ भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है और यहाँ भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, अगर आप इसको देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में। तो ये क्या ऑक्टेट रूल के मुताबिक कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? ऑक्टेट रूल के मुताबिक आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो आने चाहिए 8।
लेकिन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? हाँ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, फिर भी ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। देखो, ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। ऐसे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बोला जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बोला जाता है। ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर, हर एक जहां केमिकल बॉन्ड बनता है वहां ये जरूरी नहीं है 100% कि वो ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा। हाँ, ये 100% ज़रूरी नहीं है। वो चाहेगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, अगर कंप्लीट ना हो तो ये लिमिटेशन आता है ऑक्टेट रूल का, और फिर उनको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसके मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल लिखता हूँ, आप ज़रा सा अपने साथ नोट कीजिएगा। ये है आपके पास लिथियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सिमिलरली आपके पास बेरिलियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सिमिलरली आपके पास जिंक क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सही है। सिमिलरली आपके पास बोरान फ्लोराइड जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में आता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सिमिलरली आपके पास बोरान हाइड्राइड जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में आता है। प्लीज़ इन सब एग्जाम्पल को अपने साथ नोट कीजिएगा। ये सारे के सारे जो हैं इसका ऑक्टेट जो है वो किया है इनकम्प्लीट है, एंड दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहाँ पर लिथियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लिथियम के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन डुप्लेट इसका कंप्लीट है। तो इस एमसीक्यूज को प्लीज अपने साथ नोट कीजिएगा कि लिथियम क्लोराइड जो है, आप जरा सा देखें, लिथियम फर्स्ट ग्रुप से है, तो लिथियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो है वो 7 से है, तो क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर हमने क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं। तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो जब बॉन्ड बनेगा तो लिथियम की आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो क्लोरीन तो ऑक्टेट को ओबे कर रहा है, वो ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है, जबकि लिथियम जो है वो ऑक्टेट को वायलेट कर रहा है, जबकि डुप्लेट को ये क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है। तो इस एमसीक्यूज को अपने साथ नोट कीजिएगा कि आपके पास लिथियम और क्लोराइड में से ये लिथियम ऑक्टेट को वायलेट कर रहा है, जबकि डुप्लेट को ओबे कर रहा है, और यहां क्लोरीन जो है वो ऑक्टेट को क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है। और ये जो है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। मेरा एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि लिथियम क्लोराइड जो है, लिथियम क्लोराइड ये आयनिक है कि कोवेलेंट है? इसका मुझे आंसर चाहिए। लिथियम क्लोराइड आयनिक है कि कोवेलेंट है? इसका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली बेरिलियम क्लोराइड का भी आप बना सकते हैं। देखो, बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 से है, तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन 7 से है। तो अगर यहाँ पर ये बना लें, बॉन्ड बना लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, तो 1 2 3 4, तो बेरिलियम के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जो कि ऑक्टेट को ओबे नहीं कर रहा है, ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन कम है। तो इनको आप क्या बोलेंगे? इनको आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके सामने बना हुआ है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एमसीक्यूज नोट करें। जो ऑक्टेट को ओबे नहीं करते, ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते, और जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले होते हैं, और भी इसमें आएंगे, कुछ इफिशिएंट वाले आएंगे, कुछ ज्यादा होंगे ऑक्टेट से, वो भी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ऑड नंबर वाले आएंगे। याद रखिएगा, जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, इन सबको लेविस एसिड्स बोला जाता है। इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको लेविस एसिड्स बोला जाता है। तो अपने साथ नोट कीजिएगा, दीज आर लेविस एसिड्स। इन सबको लेविस एसिड्स बोला जाता है। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने बनाए हैं, दीज ऑल आर लेविस एसिड्स। बिकॉज क्यों लेविस एसिड्स है? देखो, लेविस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं, जो स्पीशी, उनको हम लेविस एसिड्स बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट करेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट करेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन को इसलिए एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट यानी नोबल गैस की तरह बना लेगा, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड्स होते हैं। तो मैं मानता हूं कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, एल्यूमिनियम क्लोराइड पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? लेविस एसिड्स होते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिखे हैं, दीज ऑल आर लेविस एसिड्स।
ठीक है, तो ये था पहला लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। अब जाते हैं और पर हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, ये पहला अपने साथ ये सारे के सारे एग्जाम्पल नोट करें। आगे बढ़ते हैं, तो वो है आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, कुछ में हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ये क्या हो गया, इसको दावले न खराबी, ये क्यों नहीं मिट रहा है जी? अच्छा, ये तो मिटना शुरू हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, पहला तो आप लोगों ने इसको नोट किया है, और दूसरा जो है ये क्यों नहीं मिट रहा है यार? चलो इससे ऐसे कर लेंगे। ये क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो चलो नहीं मिटता है तो क्या कर सकते हैं इसका। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं, उनके ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ये लेविस एसिड्स होते हैं, और इनके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लविंग्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स। दीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ये अभी आराम आराम से मीटेगा इंशाल्लाह। तो पहला जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये आपके पास किया हो गया, ये लेविस एसिड्स होते हैं। आपने इसके एग्जाम्पल नोट कर दिए। ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल का वर्ड भी यूज़ होता है, वो सेकेंड ईयर के कोर्स में आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल का वर्ड भी यूज़ होता है। अगला जो है वो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी ऑक्टेट को ओबे नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहां पर क्लोरीन का डाइऑक्साइड, क्लोरीन का ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बीन्स, द मोस्ट रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर नोन एज कार्बीन्स। इसके बाद जो है वो है आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कार्बोनेट्स, कार्बीन्स, और साथ में क्या है, फ्री रेडिकल्स। दीज ऑल आर द ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स दैट डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। ठीक है, दूसरा जो है वो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो कभी कभी आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यानी कौन सा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो आपके पास NO है, ClO2 है, ClO3 है, NO2 है। कार्बीन्स जो हैं सिमिलरली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, और साथ में आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल्स हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं। तो चलो जी, यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं। NO2 को मैंने लिया हुआ है, इसका मैंने लेविस स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा किया है। तो अगर आप यहाँ पर ज़रा सा गौर करें तो स्टूडेंट, इस नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो कि इसका ऑक्टेट स्टिल कंप्लीट नहीं है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करेगा, और इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं और ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी लेविस एसिड्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? इसका आंसर आप लोगों ने मुझे देना है। मैंने आपको तरीका बताया कि लेविस एसिड्स कौन से होते हैं, या क्या ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो इसका भी आप लोग मुझे आंसर कीजिएगा। सिमिलरली अगर आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पर जो ClO2 है, तो आपने यहाँ पर कंसंट्रेशन करना है सेंट्रल एटम क्लोरीन पर, जिसने यहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्लोरीन के आखिरी शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन जो मौजूद हैं वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी हैं, जो कि ऑक्टेट को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली NO भी आपके सामने आ चुका है। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने साथ नोट करें। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल, डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल, और ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। ये काफ़ी क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हो
सकते हैं, ये फ्री रेडिकल हो सकते हैं या इन मॉलिक्यूल्स में हो सकते हैं। प्लीज़ इन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ नोट कीजिएगा। तो इस पर हम आगे एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपको इसका पता हो। इन मॉलिक्यूल को अपने साथ नोट करें। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट यानी इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल्स भी आपके पास हैं, इसको भी आप अपने साथ जस्ट नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये तीसरा है यानी लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल में ये तीसरा पॉइंट है। एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, मॉलिक्यूल आपने देख लिए। एक हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, उसके भी मॉलिक्यूल आपने देख लिए। और अभी जो है वो है इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल जो कि ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है, उसमें ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ये मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल आपके सामने हैं। हमने फास्फोरस का क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फर का फ्लोराइड, आयोडीन है, सिमिलरली SO3 है, H2SO4 है। मैं इनमें से एक दो को एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप इन सब को गूगल करें तो आपके साथ सबका लिविंग स्ट्रक्चर आ जाएगा और लिविंग स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉन को गिन लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे गिनेंगे इसको देखें। लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। PCl5 में अगर आप यहाँ फास्फोरस को देखें तो इस क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2। यहाँ पर भी बॉन्ड बनाए 1 2 3 4, यहाँ पर भी है 5 6 7 8 9 10, यानी फास्फोरस की आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, तो इसको आप क्या बोलेंगे? एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहां पर ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो ये भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने यहां पर गिनने हैं कि फास्फोरस के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जस्ट सिंपल इसके नंबर ऑफ बॉन्ड गिनो। तो नंबर ऑफ बॉन्ड यहां पर क्लोरीन के साथ 5 है और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो ये आपके पास क्या है? ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर इसके आखिरी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? तो याद रखें, इनके बॉन्ड फॉर्मेशन में S और P के अलावा D ऑर्बिटल भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? D ऑर्बिटल भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, वो D ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आ चुके हैं। याद रखो, इसमें क्यों आते हैं? क्योंकि D ऑर्बिटल इज आल्सो इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। D ऑर्बिटल इज आल्सो इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम हायर लेवल पर पढ़ते हैं और हम आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये बता भी देंगे कि एक है डुप्लेट रूल, एक है ऑक्टेट रूल, एक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो जहां पर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं ना, वहां हम ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड करते हैं और फिर चलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की तरफ। लेकिन उसको अभी आप छोड़ें, अभी आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों रखता है? क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में। सिमिलरली एक H2SO4 को एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो H2SO4 का यहां पर इस तरह से मैंने H2SO4 का लिविंग स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा किया है। तो H2SO4 में आप खुद गिन सकते हैं कि सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आखिरी शेल में, या कितने बॉन्ड बनाए हैं। जितने बॉन्ड बनाए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर के आखिरी शेल में आ जाएंगे। तो सल्फर के आखिरी शेल में 8 के बजाय 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि ऑक्टेट रूल को ये क्या करता है? वो वायलेट करता है। ऑक्टेट रूल को ये क्या करता है? वायलेट करता है। अब स्टूडेंट्स इस तरह से है कि ये MCQs आपके सामने आ चुके हैं। Which condition favor the bond formation? ठीक है, Which condition favor the bond formation? शाबाश, पहला ऑप्शन पढ़िएगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। नो, पोटेंशियल एनर्जी तो कम होनी चाहिए, हाँ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड रिपल्शन से ज्यादा होना चाहिए। अगला जो है वो है मिनिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, अट्रैक्शन मिनिमम नहीं होना चाहिए जी। अगला जो है वो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ये वाला ऑप्शन मुझे, सी वाला ऑप्शन मुझे कुछ सही लग रहा है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम अट्रैक्शन। यस, ये वाला ऑप्शन सही है कि अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा और एनर्जी जो है वो क्या होगी? मिनिमम होगी। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन से एक MCQs है। दूसरा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर फॉलो द ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल को कौन कभी फॉलो नहीं करेगा? कभी भी फॉलो नहीं करेगा। तो क्या सोडियम क्या ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है? चलो एक काम करते हैं, सोडियम यहां पर अगर आप देख लें तो सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन को देता है। तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जब ये एक लॉस करेगा तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी सोडियम जो है वो भी ऑक्टेट रूल को ओबे करता है। इसी वीडियो में आगे जाके मैंने सोडियम और क्लोराइड के बॉन्ड को वैसे भी आयनिक बॉन्ड में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके बाद है फ्लोरीन। यस, फ्लोरीन तो हमेशा के लिए ओबे करेगा। इसके बाद है
सल्फर और इसके बाद क्या है हाइड्रोजन। तो मैंने जब मैं ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन कर रहा था तो ऑक्टेट में मैंने हाइड्रोजन लिखा, मैंने लिथियम लिखा, मैंने बेरिलियम लिखा। मैंने कहा कि ये ऑक्टेट को ओबे नहीं करेंगे, ये डुप्लेट रूल की तरफ जाते हैं और ये डुप्लेट रूल को ओबे करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी किसी भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को ओबे करे। उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल है, वो कहाँ से लाएगा, वो कहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा? नहीं कर सकता है। तो हाइड्रोजन का ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसके बाद है विच इज नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, यानी ऑक्टेट रूल में यानी कौन सा जो है वो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं है, यानी मतलब ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है। तो बेरिलियम बोरान फ्लोराइड, कहीं देखो, कहीं पर मैंने एग्जांपल दिया है। सिमिलरली सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, यानी सिलिकॉन ने 4 कार्बन के साथ 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हैं? 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, यहां पर आप खुद गिन सकते हैं कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्या ये ऑक्टेट रूल को ओबे करता है या नहीं करता है। सिमिलरली बेरिलियम आयोडाइड जो है, बेरिलियम आ गया, मैंने लिखा हुआ है कि बेरिलियम कौन से को ओबे करता है, ऑक्टेट को ओबे करता है या डुप्लेट को ओबे करता है। सिमिलरली ये जो आपके पास क्लोरीन डाइऑक्साइड है, ये भी मैंने लिखा है, कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी में मैंने इस पर बात की है, यानी ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, दिस विल ओबे द, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दिस विल आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो कौन रह जाएगा? तो बी ऑप्शन आपके पास सिलिकॉन क्लोराइड रह जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास क्या है? सही है। चलो जी आगे मूव करते हैं और अगला एमसीक्यू जो है, एन ऑक्साइड ऑफ क्लोराइड विच इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यानी कौन सा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है? एग्जाम्पल आपको बता चुका हूं, ये सारे के सारे आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी जो है ये आपके सामने क्या हो जाएंगे, बाकी जो है ये आपके सामने आते हैं इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशी में। सिर्फ ये एक ऑक्साइड यानी डाया वाला और क्लोरीन का ट्राया ऑक्साइड भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी में आता है। आप गूगल करें, उसका लेवल स्ट्रक्चर देख लें, तो आप गिन लें तो उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो ये स्पीशीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यूज़ अपने साथ नोट कीजिएगा। और अब इसके बाद हम चलते हैं, ये डियर स्टूडेंट्स ये डिस्कशन हुआ, ये किस चीज़ पर डिस्कशन हुआ? ये डिस्कशन था अबाउट द केमिकल बॉन्ड, अबाउट द ऑक्टेट रूल, अबाउट द डुप्लेट रूल, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़, इन सब पे हमने डिस्कशन किया हुआ है। अगला जो है वो है आयनिक और कर्नल बॉन्ड। अब आपके पास टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड शुरू हो चुके हैं, जो कि मैंने पहले कहा था कि इंशाल्लाह हम आयनिक बॉन्ड पे डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ आयनिक, ये आई है, ये एल नहीं है। आयनिक और कर्नल बॉन्ड भी जिस तरह की कर्नल होता है, मेजर होता है, तो इस पर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। सो केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनमें पहला जो है वो क्या है, वो है आयनिक और कर्नल बॉन्ड, या इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी पीएमसी का सिलेबस आपके सामने पड़ा होगा। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। पूरा मैं डिस्कशन करता हूँ, आप मेरे साथ रहें और नोट्स बनाते जाएँ डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से यहाँ पर इनको पूरा स्लाइड लेकर आते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इस पर हम डिस्कशन कर देते हैं। देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता क्या है? आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर, याद रखिएगा कंप्लीट ट्रांसफर होगा ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल। एमसीक्यूज नोट कीजिएगा, यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यानी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? एमसीक्यूज के लिए नोट करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल करेगा टू अ नॉन मेटल, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल करेगा। दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय कोसल, और इसको फर्स्ट किसने स्टडी किया था? कोसल ने इसको फर्स्ट स्टडी किया था। आयनिक बॉन्ड को, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फर्स्ट कोसल ने स्टडी किया था। देखो आयनिक बॉन्ड, तो आपने क्या क्या पॉइंट सीखा इस डेफिनेशन से? सबसे पहला, आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। किस किस के दरमियान? मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। याद रखिएगा कभी कोर इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस होंगे, हमेशा के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। और वो लॉस भी इसलिए करना चाहेगा ना, ताकि उसकी एनर्जी कम हो जाए या उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की तरह हो जाए। सही है, तो लॉस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेगा। और मेटल से किस में आएंगे? नॉन मेटल में। तो नॉन मेटल गेन करेगा
और मेटल जो है वो क्या करेगा, लॉस करेगा। तो जब मेटल लॉस करेगा तो मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल जब गेन करेगा तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैन अट्रैक्ट ईच अदर, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, उस बॉन्ड का नाम होगा आयनिक बॉन्ड या कर्नल बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको कहा जाता है। स्टूडेंट याद रखिए, यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लीज अपने साथ एमसीक्यूज नोट करें, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पढ़ते हैं तो इसको कोलंबिक फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कोलंबिक फोर्स भी इसको कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज कोलंबिक फोर्स, इसको कोलंबिक फोर्स भी कहा जाता है। यानी हाउ एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, आयनिक बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बनता है। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है, जो बाइंडिंग होता है दो एटम का, इनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप आयनिक, कर्नल या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको क्यों कहा जाता है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जब वो एट रेस्ट हो, यानी उसका जो स्टेट है, उसका जो कंडीशन है वो मूवेबल ना हो, वो स्टेट पे हो, यानी स्टेट रेस्ट पर हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान पाए जाते हैं। देखो ना, पॉजिटिव, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो चार्जेस है ना, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से ये एटम बाइंडेड है एक दूसरे के साथ, और ये दोनों चार्जेस रेस्ट पर हैं। तो जो रेस्ट पर दो चार्जेस होते हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उनको कोलंबिक लॉस के जरिए से स्टडी किया जाता है। तो इसी वजह से इसको कोलंबिक फोर्सेस भी कहा जाता है, और हैंस ये दो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये आपके पास है Na और ये आपके पास क्या है, क्लोरीन है। एज ए रिजल्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ये बने हैं। अब देखो वही सारे रूल्स यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस चीज़ का, सोडियम का, 2 8 and 1, यानी पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और वैलेंस में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन पे आ जाएं, क्लोरीन के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और वैलेंस में 7 है। तो क्या होता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस करता है। सोडियम लॉस क्यों करता है, क्योंकि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके आखिरी शेल जो है वो सेकंड वाला शेल इसका अब वैलेंस शेल बन जाएगा, और इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन किसके आखिरी शेल में होते हैं, नोबल गैस के आखिरी शेल में होते हैं। समझ रहे हैं जी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की तरह होता है। तो इसी वजह से सोडियम खुशी खुशी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो सोडियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और यहाँ कौन गेन करेगा, क्लोरीन गेन करेगा। तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक गेन करेगा तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब देखते रहो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो बाइंड होते हैं, या इसको कोलम्बिक फोर्स भी हम बोलते हैं। तो अगर आप इस कंपाउंड में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो वो है 2 8। अब 8 जो है वो वैलेंस है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है, 2 8 और साथ में क्या हो जाएगा 8, यानी इसके आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। किसी आखिरी शेल में आ चुके हैं, क्लोरीन के आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो देखो ऑक्टेट भी रूल हो गया और यहाँ प्लस और माइनस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो गया। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ होता है तो यहाँ 411 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, और जहाँ एनर्जी रिलीज होती है वहाँ मिनिमम एनर्जी स्टेट पर अटेन किया जाता है, और हेंस एज ए रिजल्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी आती है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैग्नीशियम लॉस करेगा, एज ए रिजल्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगा। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज -2 और यहाँ मैग्नीशियम पर +2 आ जाएगा। तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगा, और एज ए रिजल्ट यहाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी आ जाएगा, और आपके साथ साथ इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी भी रिलीज होगी, और एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है, आयनिक बॉन्ड किस किस के दरमियान बनता है। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है जी। तो
यहाँ सिमिलरली आप एल्यूमिनियम पर भी सोच सकते हैं, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है, किसने गेन किए हैं, किसने लॉस किए हैं। जस्ट आप नॉन मेटल और मेटल का कंसेप्ट अप्लाई करें। गेन क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, आपको ये सब कुछ पता है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोवैलेंसी, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोवैलेंस, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोवैलेंस। यानी आपके पास इलेक्ट्रोवैलेंस क्या है, सोडियम जो है और क्लोरीन जो है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोवैलेंस यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 1। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज आल्सो 1। ठीक है। अच्छा, maximum number of electron transferred by a metal to a non-metal is 3, as is the case of the aluminium fluoride. Aluminium transfer 3 electron to the fluorine. ये पॉइंट अपने साथ नोट कीजिएगा। देखो, आपने ये चीज़ कहा ना कि नॉन मेटल से मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे किस चीज़ में जाएंगे, नॉन मेटल में जाएंगे। ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी मैक्सिमम अपने ऊपर +3 चार्ज लाता है। कितना चार्ज लाता है, +3 चार्ज। तो याद रखिएगा, एक मेटल अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मैक्सिमम वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। सोडियम 1 करता है, मैग्नीशियम 2 करता है, और जो मैक्सिमम करता है वो एल्यूमिनियम करता है, और वो कितने करता है, 3 करता है। तो प्लीज़ इसको अपने साथ MCQs के लिए नोट कीजिएगा कि एक मेटल जिससे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नॉन मेटल की तरफ, तो मेटल जो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो कितने लॉस कर सकता है, वो 3 लॉस कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द आउटर मोस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ मेटल इज डिस्ट्रॉयड एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड कोर और कर्नल। सो दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज कर्नल बॉन्ड। मैंने कहा था ना, आयनिक बॉन्ड को कर्नल बॉन्ड क्यों कहा जाता है, आप वेट करें, आपको समझ आ जाएगा। देखो इस तरह से है ना कि ये सोडियम है, और सोडियम में 3 शेल हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, और फिर उसके बाद थर्ड में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब सोडियम तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो जब इस ऑर्बिट से या इस शेल से थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब जाएगा तो यहाँ पर सोडियम में कितने शेल रह जाएंगे, सोडियम में 2 शेल रह जाएंगे। एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे, एक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन शेल को जो वैलेंस शेल ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया। तो ये जो डिस्ट्रॉय शेल हुआ वो तो वैलेंस हुआ, उसके बाद कितने शेल बचे, उनके बाद वाले शेल्स को कोर या कर्नल शेल कहा जाता है, और फिर उन्हीं शेल के साथ एक एटम बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से इनको कर्नल और कोर बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ अपने साथ नोट कीजिएगा कि the nature of the ionic bond is electrostatic or coulombic force of attraction. The nature of the ionic bond is electrostatic or coulombic force of attraction. ये ionic bond electrostatic या coulombic force of attraction होता है। याद रखिएगा, it is non directional in nature। ये पॉइंट अपने साथ नोट करें कि ionic bond जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। कैसे नॉन डायरेक्शनल होता है, देखो ये सोडियम है, सोडियम पर प्लस चार्ज है और यहाँ क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम जो है और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी प्लस और माइनस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग इन्वॉल्व नहीं है, न कहीं पर कुछ, बस जस्ट प्लस और माइनस के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो प्लस और माइनस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये तो किसी भी सीमत से हो सकता है, यानी क्लोरीन जहाँ से भी आ जाए, जहाँ से भी क्लोरीन आ जाए तो क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वही होगा। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि आप इस एक्सिस के, यानी अगर क्लोरीन एक्स एक्सिस से आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, या वाई एक्सिस से आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, जिस भी डायरेक्शन से आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड इन नेचर है। और यहाँ पर यानी याद रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल नेचर, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है।